अबसार साहब, आसिफ जरदारी ने सदर के तौर पर पीपल्स पार्टी के वज़राए आज़म गिलानी साहब और राजा परवेज अशरफ के साथ काम किया, चंद नवाज शरीफ साहब के भी साथ काम किया। अब शहबाज शरीफ साहब वजीर आज़म है, स्मूथ सेलिंग देखते हैं। 8 में तो नून लीग ने वोट नहीं दिया था उनको सदर का, मगर अब की बार नून लीग के वोट से सदर बनने जा रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं जरदारी साहब की सियासत को, और क्या ये स्मूथ रिलेशनशिप चलेगा प्रेसिडेंसी और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के दरमियान? 8 में इसलिए वोट नहीं दिया था कि मुआहदे में नहीं था। जो बूरबन में मुआहदा हुआ था जजेस की बहाली का, उसमें आसिफ अली जरदारी साहब को सदर बनाने का कोई नहीं था जिक्र। उसमें एक कोalition गवर्नमेंट बनी थी, मुस्लिम लीग नून उसमें शामिल हुई थी। तो लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब सदर बनना चाहते थे, इसलिए वो अलग हो गए। इस दफ़ा सूरत हाल दूसरी है, और मेरे ख्याल में आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने कार्ड्स बड़े अच्छे खेले हैं, सियासी कार्ड्स। उनकी मेरे ख्याल 54 सीट्स हैं कौमी असम्बली में जी, शायद 54 सीट्स के साथ देखें वो चेयरमैन सेनेट भी बनवा रहे हैं, डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली भी बनवा लिया, सदर पाकिस्तान भी बन रहे हैं वो, और भी बहुत सारे ओहदों पे वो अपने लोग लगवाएंगे। फिर इसके बाद 2 सूबों में गवर्नमेंट बन गई उनकी। आप देखें 2008 में वो उनकी हुकूमत थी सिंध में, वफाक में और बलूचिस्तान में और KP में कोalition गवर्नमेंट थी। 2013 में वो सिर्फ सिंध तक महदूद हो गए, और 2018 में भी वो सिंध तक ही महदूद रहे। लेकिन अब उन्होंने कम बैक किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, मुश्किल हालात के बावजूद, 10 साल वफाक की सियासत से बाहर रहने के बावजूद। तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे। और पहले दौर में भी उन्होंने 18वीं तरमीम कोई छोटा काम नहीं था, ये सिर्फ ताकत का हसूल नहीं था। इसमें जो करारदाद पाकिस्तान के मुताबिक सूबों को और आइन के मुताबिक जो सूबों को इख्तियारात देने थे वो दिए गए, और उसका एक अगला स्टेप था जो नहीं लिया गया, जो था कि यही फिर इसी तरह इख्तियारात बल्दियाती इदारों को भी दिए जाएं, जो कि नहीं दिए गए अभी तक किसी भी सूबे में। तो ये एक उसमें फ्लॉ है। लेकिन 18वीं तरमीम तमाम सूबों की ख्वाहिश थी, और उस पर तमाम सूबाई और जो नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बहुत खुश हैं, और मेरे ख्याल से उससे वफाक मजबूत हुआ है। उसमें ज़ाहिर है कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जिस पे बात होती रहती है, और वो बेहतर भी करने चाहिए। लेकिन पहले दौरे सदारत का उनका ये कारनामा था, ये हमें मानना पड़ेगा, ये मुद्दत पूरी करने के अलावा। दूसरे अब दौरे सदारत में वो क्या करते हैं, जो मफाहमत का बादशाह शहजाद चौधरी साहब ने कहा, अगर इस मफाहमत के ज़रिए वो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को इकट्ठा करके कोई ऐसा मुस्तकबिल का नक्शा बना लेते हैं जिसमें मिनिमम कॉमन एजेंडा हो, तमाम सियासी जमातों का उस पर मुत्तफिक हों, और कुछ रिफॉर्म्स अगर करनी है इलेक्शन के प्रोसेस में या दूसरी गवर्नेंस के प्रोसेस में, वो अगर सब मिलके कर लें और अगले इलेक्शंस बेहतर तरीके से हो जाए, तो मैं समझता हूँ ये उनके, और मेरी उम्मीद है कि वो अपने दूसरे दौरे हुकूमत में भी कोई ऐसा ही काम करके जाए, क्योंकि शहबाज शरीफ के साथ उनके बड़े अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप हैं। और हमने 16 महीनों में देखा PDM की हुकूमत में, हालांकि उस हुकूमत ने कोई बहुत अच्छा काम तो नहीं किया, लेकिन वर्किंग रिलेशनशिप बहुत, लेकिन तारीफ करते रहे बिलावल साहब भी शहबाज साहब की, और शहबाज साहब बिलावल साहब की। जी बिल्कुल। तो अभी भी मुझे लगता है कि वर्किंग रिलेशनशिप अच्छा होगा, कोई सीरियस डिफरेंसेस नहीं होंगे, क्योंकि अगर सीरियस डिफरेंसेस हो गए तो फिर हुकूमत ये चल नहीं पाएगी। एक जो ड्रॉबैक है इसमें वो ये है कि अकाउंटेबिलिटी का क्या बनेगा। अकाउंटेबिलिटी, मैं नैब की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि गवर्नेंस जो 2 बड़ी सियासी जमातें सूबों में और वफाक में कर रही हैं, इन हुकूमतों की अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी, क्योंकि इल्ज़ामात तो बहुत है। सिंध में एक निज़ाम चल रहा है जो कि वफाक तक भी पहुँच गया PDM के दौर में, बलूचिस्तान के हालात आपके सामने हैं, खैबर पख्तूनख्वा के 10 साल फिर जब मुफाहिमत होती है तो फिर एहतसाब तो नहीं होता ना, ये तो फिर आपको भी पता है, जहाँ मुफाहिमत हो बड़े उसके ऊपर फिर एहतसाब काहे को। देखें, अब हमारी मजबूरी ये है कि हम ये भी नहीं कह सकते कि मुफाहिमत ना रहे एहतसाब हो जाए। चले इतना तो ये लोग हम पे रहम कर सकते हैं ना, इतना तो ये लोग हम पे रहम कर सकते हैं ना कि अब वो सिस्टम जो है करप्शन का, उसको ही ख़त्म कर दें कुछ अरसे के लिए।
चले बाद में दोबारा शुरू हो जाएं, अभी तो ख़त्म कर दें। अभी तो ख़त्म कर दें। ये 5 साल तो हालात इतने ख़राब हैं कि इसमें तो करप्शन को कुछ कंट्रोल करें। दुरुस्त है। ज़ैगम साहब, मेमो गेट, फिर जरदारी को एम्बुलेंस के जरिए ऐवान सदर से बाहर निकालने की तारीखों पर तारीखें, सदर होते दुबई में वो मुकीम रहे, वगैरह वगैरह, ऐसे मामला भी उनके साथ चलते रहे उस दौर में, जहाँ आप एक तरफ जमहूरी मामला चलने की बात करें। इस बार आपको क्या नज़र आता है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ जरदारी साहब के ताल्लुकात कैसे रहेंगे? इस्टेब्लिशमेंट के साथ ज़बरदस्त ताल्लुकात रहेंगे, लेकिन आपने जो बुनियादी करारदाद आज पेश किया है ऐवान में, वो है जरदारी साहब को सियासत की PhD देने के बारे में। और कुछ सहाफ़ी तो हमारे पहले ही जरदारी साहब को 2 PhDs दे चुके हैं। देखिए, मेरा आपसे सवाल ये है कि बड़ा कारोबारी कौन होता है? बड़ा कारोबारी वो होता है जो 1000 को 3000 बनाए, या वो होता है जो 1000 को 500 बनाए? मेरे नज़दीक सियासतदान वो होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ लिंक करे। सियासत एक सियासतदान के अवाम के साथ ताल्लुक का नाम है। कितने ज़्यादा लोगों से ताल्लुक बनाता है, कितना मजबूत ताल्लुक बनाता है, और फिर उस ताल्लुक की बुनियाद पर वो कितना डिलीवर करता है, ये चीज़ है सियासत। जरदारी साहब को 2008 में पीपल्स पार्टी मिली। पीपल्स पार्टी का वोटों में हिस्सा था 31%। अभी जो इलेक्शन हुआ है 2024, ये पहुंच चुका है 14% पे। पीपल्स पार्टी के 2 वोटरों में से 1 वोटर छोड़कर जा चुका है। आधे वोटर हो चुके हैं कौमी सतह पर। पंजाब, जहां पीपल्स पार्टी का गढ़ हुआ करता था, जो सूबा जहां से पीपल्स पार्टी शुरू हुई, वहां सिर्फ 6% हिस्सा है इस इलेक्शन में। मतलब पंजाब में 4 वोटरों में से, पीपल्स पार्टी के 4 वोटरों में से 3 छोड़कर जा चुके हैं जरदारी साहब के दौर में। अब मसला क्या हुआ कि वो पार्टी जिसका एक कैरिज्मेटिक लीडर हुआ करता था, जुल्फकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, वहां पे एक ऐसे लीडर आ गए जो एक टॉक्सिक ब्रांड की हैसियत रखते हैं। एक ऐसी पार्टी जो नजरियाती पार्टी हुआ करती थी, सोशल डेमोक्रेटिक नजरियाती पार्टी थी। दोनों पहले लीडर इस पर बहुत जोर देते थे, हर वक्त इस पर बात करते थे। अब क्या नजरिया है पीपल्स पार्टी का? इसका एक वोट बैंक हुआ करता था, नजरियाती वोट बैंक और क्लास का वोट बैंक। गरीब इसके साथ हुआ करता था और प्रोग्रेसिव इसके साथ हुआ। तो आप क्या कह रहे हैं, मुफाहमती जो नजरिया है, नजर तो वही आता है ज़ैगम साहब जो उनके पास है। पाकिस्तान को बदलना कर गया पीपल्स पार्टी को, वो छोड़ चुके। मैं अर्ज ये कर रहा हूं, मैं मुफाहमत पर भी आता हूं। देखिए, बुनियादी बात मैं अर्ज कर रहा हूं कि वो अपनी बुनियाद से मुकम्मल तौर पर जरदारी साहब ने जो उसकी मकबूलियत की बुनियाद थी, अवाम से ताल्लुक की बुनियाद थी, उसको तोड़ दिया। अब आप कह रही है मफाहमत एक और लेवल है। जो मफाहमत बिल्ड की जाती है, मकबूलियत पर की जाती है। सबसे पहले आप अपनी पार्टी को बिल्ड करते हैं, फिर आप देखते हैं कि मफाहमत क्या करनी है। मफाहमत पर तो बेनजीर भुट्टो साहिबा ने पूरी किताब लिखी, बहुत अच्छी बात है। जिस तरीके से वो डील करते हैं दूसरों के साथ, वो एक बहुत पॉजिटिव बात है, काबिल तारीफ बात है। जिस तरह वो ब्रिजेस बिल्ड करते हैं, उनकी अच्छाइयों की हम बात ही नहीं कर रहे, 18वीं तरमीम की बात नहीं कर रहे। इतना एक बड़ा सियासतदान हो, इतनी बड़ी पार्टी का सरबराह हो, तो ये तो नहीं होता कि उसने कुछ भी ना किया हो। बहुत सी बातें उनके बारे में पॉजिटिव कह सकते हैं। यहां पर जो हम जिस चीज पे फोकस कर रहे हैं, जो आपका सवाल है, वो है बतौर सियासतदान। जब बतौर सियासतदान देखेंगे तो बतौर पीपल्स पार्टी के लीडर के तौर पर देखेंगे, और ये देखेंगे कि उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ क्या किया और खुद अपनी लीडरशिप को कैसे इस्तेमाल किया अपनी पार्टी को बिल्ड करने के लिए। और जब आप उनके बात की भी बात करें तो मुझे इजाजत दीजिए। देखिए कि ऐसी पार्टी जो गरीबों की पार्टी थी, उसके सरबराह ने गरीबों के लिए अलाट की हुई 460 अरब रुपए की जमीन एक बहुत बड़े टाइकून को पकड़ा दी। पीपल्स पार्टी के नारे तक चोरी हो गए। सही। पीपल्स पार्टी को खुद नहीं पता कि वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। तो आप उनको दे दीजिए 2 या 3 PhDs, मैं तो सिर्फ मैट्रिक का सर्टिफिकेट दूंगा। चलें जी, हो गया। केपी में PTI को 2/3 मैंडेट मिला तो सूबे के वजीर आला के लिए दूसरे कई नामों की तरह अली अमीन गंडापुर का नाम भी सामने आया। उस वक्त गैर जानिब तज्जियाकारों की राय यही थी कि अली अमीन पर न सिर्फ 9 मई के वाकयात में मुलव्वस होने के इल्जामात हैं, बल्कि 2014 के धरनों और फिर 2016 में
शहरों को लॉकडाउन करने की तहरीकों और 2022 के एहतजाजों में भी अली अमीन का किरदार इंतहा पसंदाना रहा है। मगर इमरान खान ने हर तरह की तनकीद के बावजूद अली अमीन गंडापुर को ही केपी का वजीर आला बनाने का फैसला किया। अली अमीन वजीर आला जैसी आला तरीन सूबाई पोजीशन तक पहुंचने के बावजूद भी अपना तर्ज सियासत बदलने को तैयार दिखाई नहीं दे रहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ के पहले दौरा पेशावर के दौरान वजीर आला केपी गायब रहे। अली अमीन ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया और न ही वो गवर्नर हाउस की तकरीब में मौजूद थे। वजीर आला केपी ने वजीर आजम की हल्फ बर्दारी में भी शिरकत नहीं की थी। अब अली अमीन विफाकी हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला कर चुके हैं और इस हवाले से इतवार को पेशावर में बड़ा जलसा किया जा रहा है। यूं एक सूबाई इकाई का चीफ एग्जीक्यूटिव ही विफाकी हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की तैयारियां कर रहा है। ये पहला मौका नहीं है कि पीटीआई ने सूबाई हुकूमत को एहतजाज के लिए इस्तेमाल किया हो। 2014 के धरनों में पीटीआई के वजीर आला परवेज खटक के जरिए सूबे के वसाइल का भरपूर इस्तेमाल किया गया। परवेज खटक अपने सरकारी लाओ लश्कर के साथ इस्लामाबाद केपी हाउस में बैठकर सूबे के मामलात चलाते और दोपहर के बाद धरने में शरीक हो जाते। अक्टूबर 2016 में पनामा लीक्स के मामले पर एहतजाज, मार्चेस और लॉकडाउन के दौरान परवेज खटक वजीर आला होने के बावजूद पंजाब की सरहद पर आकर एहतजाज को भी लीड करते रहे। परवेज खटक को अली अमीन के मुकाबले में ज्यादा घाघ और तजर्बाकार सियासतदान माना जाता है, जो पीटीआई से पहले भी अपना सियासी पस मंजर रखते थे। मगर अब केपी जैसे इंतहाई अहम सूबे की वजारत आला अली अमीन गंडापुर जैसे शख्स के हवाले करके क्या नताइज निकलेंगे, इसका अंदाजा अली अमीन की तकरीरों और अमल से हो रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान का वफाक और उसका इंतहाई अहम और हसास सूबा इस तरह की मुहिम जोई या फिर एडवेंचरिज्म को बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल हो सकता है। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से, पीटीआई की हिकमत अमली, एहतजाज, लॉन्ग मार्चेस, लॉकडाउन की सियासत, सूबाई वसाइल का भरपूर इस्तेमाल, अली अमीन गंडापुर सूबे के वजीर आला या पीटीआई के टाइगर? शहजाद साहब। अच्छा, पहले तो मैं ये समझना चाहता हूँ और ऑफ कोर्स बड़ा ऑब्वियस है कि ये वोट जो मिला है केपी से या मुल्क भर से, वो अली अमीन गंडापुर को तो नहीं मिला। या खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लेते हैं, अली अमीन गंडापुर का वो वोट नहीं है कि उसको वजीर आला बनाया जाए। ये पीटीआई को वोट दिया गया है, इमरान खान को वोट दिया गया है, पीटीआई को वोट दिया गया। अब वो जिस वजह से भी दिया गया, किसी की मोहब्बत में दिया गया, किसी की क्या कहना चाहिए मुनाफरत में दिया गया, लेकिन जिस तरीके से भी वोट गया वो उस पार्टी को गया। उस पार्टी ने डिटरमिन किया, आइडेंटिफाई किया कि जी अली अमीन गंडापुर हमारा। इसी तरीके से जिस तरीके से बुज़दार को पंजाब में वजीर आला लगा दिया गया था। अब अगर आप केपी के वजीर आला को भी बुज़दार ही बनाना चाहते हैं या वो खुद से बुज़दार बनना चाहते हैं, तो फिर तो ये उस पार्टी का और उस शख्सियत का कसूर है जो कि उस वोट को, उस ताकत को जो कि अवाम ने उसको दी है, इस तरीके से इस्तेमाल करता है। समझने सोचने की बात यह है कि जो हुकूमती इत्तेहाद है वो क्या चाहता है। उनकी अवलीन नीड क्या है कि उनके 5 साल पूरे हो जाएं, ताकि उन 5 सालों में वो तमाम जो खोया हुआ 16 माह का जो एक तजर्बा था, उसके बाद फिर जो पीएमएलएन की मुश्किल पोजीशन है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए उनको वक्त मिल जाए अपनी अच्छी परफॉर्मेंस एस्टैब्लिश करने का पंजाब के अंदर। ये याद रखें कि अली अमीन गंडापुर ऐसी सिचुएशन में वजारत आला पे आए हैं जबकि पीटीआई भी जिसे कहते हैं डाउन इन द डंप्स थी, वहां से उसको एक नई जिंदगी मिली। और मैं बार बार कहता हूं एक नई जिंदगी मिली। उसी तरीके से जिस तरह पीएमएलएन डाउन इन द डंप्स थी और उसको पंजाब में एक नई जिंदगी मिली और वहां पे मरियम नवाज शरीफ को उन्होंने जिम्मेदारी दी कि तुम पंजाब से पीएमएलएन को फिर से उठाओ। तो अब अगर उन दोनों सूबों को आपस में मुकाबला किया जाए और खैबर पख्तूनख्वा अपने आप को कमतर परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आता है, तो फिर जाहिर है कि पीएमएलएन की उठान ज्यादा होगी अगले इलेक्शन के मुकाबले में, अगले इलेक्शन के लिए। तो ये तो मुस्तकबिल की अपनी पोजीशन अपने आप को स्टेक करने वाली बात है। इनको वोट किस चीज का मिला है? अवामी खिदमत का। इनको वोट इस चीज का मिला है कि लोगों की जिंदगियों के अंदर जो मुश्किलात हैं उनको कमतर किया जाए, सूबे के वसाइल को लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अगर ये समझते हैं कि इंतशार और तशद्दुद और इस किस्म का शोर शराबा जल जलाओ करा के ये सर्विस होती है, तो फिर मेरा ख्याल है मुकम्मल तौर पे एक जिसे कहते हैं कि सियासी सोच का फुकदान है। इमरान खान को आजाद करवाना अगर इस पूरी पार्टी का मकसद है और उसकी कीमत ये 2-2.25 करोड़ लोग देंगे जिन्होंने इनको वोट दिया, तो फिर तो ये बहुत ही घाटे का सौदा। ठीक हो गया जी। अब सर साहब, पीटीआई की जो पॉलिसी है, 2014 परवेज खटक, 2022 महमूद खान साहब जब वो विफाक पे चढ़ दौड़े और हम फोर्स इस्तेमाल करेंगे तक के जुमले बोले और पूरी मशीनरी का इस्तेमाल होना विफाक के खिलाफ, क्या अली अमीन गंडापुर जारहाना अंदाज में उन दोनों से भी आगे जाएंगे?
लगता तो ऐसे ही है। अगर आप उनका माजी देखें और मौजूदा सियासत देखें खान साहब की, जो अभी शहजाद साहब ने बात की है, वोट तो पीटीआई को पड़े हैं ना, खान साहब को पड़े हैं ना, तो खान साहब तो नहीं मुफाहमत चाहते। मुझे तो कोई अच्छे हालात नहीं आगे नज़र आ रहे, और मैं इस बात पे मैं हैरान हूँ और समझने की कोशिश भी कर रहा हूँ, कन्फ्यूज़ भी हूँ कि धांधली तो हर जगह हुई है और खैबर पख्तूनख्वा में भी हुई है। तो ये साहब कहीं छुपे हुए थे, अली अमीन गंडापुर साहब 9 मई के वाक़यात की वजह से 10 महीने छुपे रहे, अचानक बाहर आए हैं और चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। तो सिस्टम ने तो उनको बड़ा सपोर्ट किया। ये सिस्टम क्या है, ये कौन चला रहा है ये सिस्टम? क्या सिस्टम को ये नहीं नज़र आ रहा कि खुदा ना खास्ता जिस तरफ ये सिचुएशन जा रही है, मुझे तो वो नक्शा याद आ रहा है जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में एक दफ़ा निकला था, जिसमें केपी और बलूचिस्तान को अलग मुल्क दिखाया गया था और पंजाब और सिंध को अलग मुल्क दिखाया गया था। तो क्या ये किस तरफ जा रही है सूरत हाल? इस तरह करना चाह रहे हैं कि वो पहले दिन से लड़ाई के मोड में हैं, वो कोई एग्जिस्टेंस चाहते नहीं है? क्या ये सियासत ऐसी होती है? क्या ये सियासी जमात बनाई गई थी प्रोजेक्ट के ज़रिए और इसलिए लाया गया था कि मुल्क को मुसलसल एक इंतशार की और फसाद की हालत में रखा जाए ताकि आग लगी रहे और उस पर हाथ सेकने वाले हाथ सेकते रहे? आग में तो हम जल रहे हैं ना, हाथ सेकने वालों को तो कुछ नहीं हो रहा। तो ये क्या है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों करवा रहा है, इससे किसको क्या मिलेगा, मुझे नहीं अभी समझ आ रही। और जो मैं सुन रहा हूँ यहाँ पे स्टोरीज इस्लामाबाद में, वो बड़ी खौफनाक है कि क्या कोई लोग पैसे की लालच में इतने अंधे भी हो सकते हैं कि वो मुल्क की सलामती को दाव पे लगा दें ताकि उनकी अपनी चौधाहट कायम रहे उन रिसोर्सेज पे जो आवाम की ज़िंदगियों से भी ज़्यादा कीमती लगते हैं उनको। अल्लाह ही है हम पे जो रहम करे। बहुत ही खतरनाक बात कह रहे हैं।